नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित माइनर टेस्ट 3 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का सॉल्यूशन लेकर के हम एक बार फिर हाजिर हैं। पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही शानदार राजस्थान जीके का कंटेंट है और इसके साथ साथ जो सामाजिक विज्ञान का मैटर है बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है। पूरा पेपर हल करवाएंगे, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी ही प्रकार की वीडियो आपको लगातार देते रहते हैं। इससे पूर्व हम आपको सामाजिक विज्ञान के 2 टेस्ट और कलाम एकेडमी के उपलब्ध करवा चुके हैं, वो आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो 31 मार्च 2029 तक ये लागू रहेगी। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक लिमिटेड है, वो राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है। इसके अलावा जो तीनों उपक्रम हैं वो राज्य सरकार के हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित उद्योग केंद्र में से असम्मिलित युग्म की आपको पहचान करनी है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो नीली पोट्री जो अजमेर है वही गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ना कि अजमेर की। इसके अलावा बाकी तीनों ही ये सम्मिलित हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सही सम्मिलित नहीं है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है वो कांच उद्योग भीलवाड़ा में नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे इन तीनों को, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। पाँचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पाँचवां प्रश्न है, रीको द्वारा यानी कि रीको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक पार्क विकसित किया है? तो नीमराना इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है? तो राजसिको इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सातवां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित उद्योग और उनकी अवस्थिति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री गंगानगर में नहीं है, जबकि टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स धौलपुर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में है। आठवां प्रश्न है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर के गुजरता है? तो आप सबको ज्ञात होगा 38% जो है वो राजस्थान से इसका हिस्सा गुजरता है। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अनुसंधान CEERI स्थित है? तो पिलानी जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ टेक्सटाइल पार्क है, दूसरी तरफ जिला है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। तो पहला है, नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली में बिल्कुल सही है। किशनगढ़ हाई टेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर में, ये दोनों कथन सत्य है, यानी कि A और B इसका कथन है वो सत्य है। इसके अलावा जो जयपुर और दौसा वाला कथन है, ये दोनों कथन असत्य हो जाएंगे। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी उत्पत्ति स्थल से सम्मिलित नहीं है? तो पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूपनगढ़ नदी है वो सांबर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बाकी ये तीनों कथन सत्य हैं। 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी सम्मिलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक शानदार कंटेंट के साथ आपको कलाम एकेडमी ने ये टेस्ट दिया है। तो इस कथन का प्रश्न का जो सही है वो पहला ही कथन जो है सोम, मेशवा और सारनी सही हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों ही सही सम्मिलित है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों नदी प्रवाह और उससे सही सम्मिलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो साबी उत्तर पूर्व दिशा में ये उत्तर जो है वो सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित है, बाकी अन्य असम्मिलित है। 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो एक तो काली सिंध है, एक पार्वती है। ये 2 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम राजस्थान से नहीं है, यानी पहला और तीसरा कथन है वो सत्य हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 15वें नंबर प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न, एक तरफ सूची है जिला और दूसरी तरफ नदियां हैं।
आपको सही सम्मिलित करना है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो उदयपुर में वांकल और साबरमती नदी है। भीलवाड़ा की बात करें तो मानसी और मोरेल नदी यहाँ से निकलती है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ भरतपुर में मोरेल और ढूंढ नदी है, जबकि भरतपुर में गंभीरी और पार्वती नदी है और जयपुर में मोरेल और ढूंढ नदी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान आपको करनी है। ये नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गीत होती है और मांगली घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये मेज नदी के बारे में बात की जा रही है। 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती है। तो सागरमती इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी कौन सी है। तो चंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किन नदियों के संगम पर पांचना बांध बना हुआ है। तो भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, यदि हम बनास नदी के किनारे संगम अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों का क्रम आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो इस 20वें प्रश्न के बारे में बात करें तो सही उत्तर की बात करें, मानसी, खारी, कोठारी और मैनाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करें तो 21वां प्रश्न है, ढांड संदर्भित है। तो थार के मरुस्थल में अस्थायी जो पानी की झीलें हैं उनको ढांड कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मीठे पानी की झीलों को दर्शाता है। तो कायलाना और बाल संबंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों ही झीलें जोधपुर में हैं। इसके अलावा 23वां प्रश्न है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित बैराजों की संख्या कितनी है। तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदी बांध और नदी से संबंधित जो कथन है वो असम्मिलित युग्म आपको छांटना है। 24वें प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो कुन्नू बैराज मेज नदी पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 25वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध नहीं है। चित्तौड़ जिले में कौन सा बांध है जो स्थित नहीं है। 25वें प्रश्न में जो कानोता बांध है वो चित्तौड़ में स्थित नहीं है। 26वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सागर बांध है, जिसको पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। 27वें प्रश्न की बात करें, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 27वां पहला कथन है, माही बजाज सागर बांध नरेनिया बांसवाड़ा में स्थित है। दूसरा कथन है, भीमलत जल प्रपात बूंदी में मांगली नदी पर निर्मित है। और तीसरा कथन है, सही परियोजना जवाई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाती है। यानी ऑप्शन बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का। 28वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 28वां प्रश्न है, चंबल परियोजना के कौन से चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया है। तो तृतीय चरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 29वां प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ संबंधित जिला है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, ये सब आप जानते होंगे। और इसके अलावा चिक्कलवास जो बांध है वो उदयपुर में है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है और कोट बांध झुंझुनू में है। यानी पहले का 1, दूसरे का 4, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 30वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले सिलीसेट, फिर फौजसागर, कायलाना और गड्डीशर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो यहाँ बूंदी जिले में भीमलत और जेत सागर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर 3A अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी भाग हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि में कितना अंश बुआई की गई क्षेत्र में है। तो 53.10% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित फसल एवं प्रमुख किस्म के बारे में असम्मिलित की बात की जाती है। तो गेहूं की गंगा और सुनहरी सोनालिका सही हो जाएगा। चावल की माही सुगंधा और बासमती सही है। सरसों का पूसा बोल्ड और पीताम्बरी सही है। बाजरा का ज्योति किरण और राज किरण गलत हो जाएगा।
35वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तिलहन और कपास में कमी दर्ज की गई है। 36वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36वां प्रश्न है, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढलान पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो चिमाता सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ 22-23 में राजस्थान का भारत में स्थान की बात की गई है। सोयाबीन में तृतीय है, रेपसीड में प्रथम है और बाजरा में प्रथम है। मूंगफली इसका गलत उत्तर हो जाएगा। मूंगफली में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। 38वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्यानिकी फसल और संबंधित स्थल में असम्मिलित युग्म आपको बताना है। तो यहाँ खजूर उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश में कुल सरसों के उत्पादन में अंश कितना है। तो 46.13% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी नहीं है। तो पेंडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, मार्च 2024 सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भूजल आंकलन रिपोर्ट 2023 में 22 की तुलना में किस श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, अतिदोहन सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, रंग सागर, दूध तलाई और अमरकुंड आदि स्थित है। रंग तलाई, दूध तलाई और कुंड आदि कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। 44वां प्रश्न है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण के तहत कौन सी झील शामिल है। तो आप सबको ज्ञात होगा पुष्कर झील। 45वां प्रश्न है, तूरजी का झालरा और धाभाई कुंड क्रमशः कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर और बूंदी। धाभाई का झालरा है, कुंड है वो बूंदी में, जबकि तूरजी का झालरा जोधपुर में। 46वां प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानकी के व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण कौन सा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका होगा शब्द साहचर्य। 47वां प्रश्न की बात करें, प्राचीन भारत के वैदिक इतिहास की समझ उस काल के पुस्तक आदि को समझने में मदद करता है, वो कौन सी पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षैतिज अंतरण। 48वां प्रश्न है, वह पक्ष जो अधिगम की प्रक्रिया को निम्नतम रूप से प्रभावित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अधिगम को निम्नतम रूप से प्रभावित करने वाला लिंग हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, हैबिटेशंस किस प्रकार का अधिगम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 50वां, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो रुचि हो जाएगा। 51वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, सत्य कथन आपको छांटना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, दोनों, यानी कि अधिगम निष्पादन से अलग अनुमानित प्रक्रिया है और अधिगम का मापन निष्पादन से होता है। दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। 52वें प्रश्न की बात करें तो सत्य कथन आपको छांटना है, उपयुक्त सभी इसका कथन सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, थोरनडाइक के स्टैंड अप प्रयोग का संबंध किससे है। तो थोरनडाइक के स्टैंड अप प्रयोग का संबंध है वो शास्त्रीय अनुबंध बंधन से है। 54वां प्रश्न है, यदि माँ बच्चे से कहे कि पहले कमरे की सफाई करो फिर दोहितों के साथ खेलने जाना हो तो ये क्या है। तो इसको हम 54 को प्री मेकअप यानी पूर्व में ये काम करना और फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 55वां प्रश्न पूछा गया है, SOR का सूत्र का प्रतिपादक किसने किया था। तो वुडवर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56वें प्रश्न की बात करें, अभ्यस्तता होता है, अभ्यस्तता क्या है। तो आप सब जानते होंगे प्रतिव्रत कमजोर के लिए ये होता है। 57वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने दोस्तों से कहता है कि वह तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में अच्छे से तैयारी कर रहा हूं और टॉपिक सामने होने के कारण मेरा पटवारी परीक्षा में पेपर अच्छा होगा। इस
कथन को आप किस प्रकार समझते हैं? तो सहचर्य परिवर्तन का नियम इसमें लगता है। 58वां प्रश्न है टोलमैन से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें पहला ही अनुक्रिया का महत्व है वो असत्य हो जाएगा। 59वां प्रश्न है सामान्यीकरण के सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? तो ये CH जड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 60वां प्रश्न है जब अधिगम दूसरों को देखकर होता है तो कौन सा मॉडल इसमें लागू होता है? तो मॉडलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को होमवर्क कराने पर शिक्षक से टॉफ़ी पाकर आगे भी होमवर्क करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 62वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 62वां प्रश्न है थोर्नडाइक के 3 नियम प्रभाव, अभ्यास और तत्परता को सही तरह से पहचान आपको करनी है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक लड़की ने गलती से सही उत्तर दे दिया और उसे क्लास में वाहवाही मिली, अब वह और भी ध्यान से उत्तर देने लगी है। पहला कथन ये और दूसरा कथन है, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी इसका सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 63 नंबर प्रश्न की बात करें, गथरी के अनुसार अधिगम में पुनर्बलन की भूमिका, यानी कि एडविन गुथरी के अनुसार यहाँ बात की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 63 का पुनर्बलन केवल प्रेरणा बढ़ाता है और अधिगम का कारण नहीं है। 64वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64वां प्रश्न है कक्षा में 64वें प्रश्न की बात, कक्षा में बच्चों को नया शब्दावली सिखाया जा रहा है, कुछ बच्चे भूखे थे और ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसका क्या कारण है? तो इसका सही कारण की बात करें तो अंतर्नोद न्यूनता के कारण है ये सब कुछ हो रहा था। 65वां प्रश्न है सुल्तान वन मानुष पर हुए प्रयोग का संबंध जिस विचारधारा से है उसके जनक कौन है? तो कोहलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोहलर, कोप्ता और वर्दीमर है वो इसके जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि वर्दीमर इसका जन्मदाता है, इसके सहयोगी कोहलर और कोप्ता थे। सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 वर्दीमर हो जाएगा। वर्दीमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है, दूसरा आपको इसका रीज़न दे रखा है, यानी कि पहला कथन दूसरा कारण है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। 67 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो बंडूरा से संबंधित है और बंडूरा के प्रक्षेपणात्मक अधिगम के अनुसार कौन सा चरण है जिसमें बच्चे दूसरों का व्यवहार देखकर याद करते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिटेंशंस। 68वां प्रश्न है लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत क्या बतलाता है? तो लेविन का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो व्यवहार, व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम बताता है। 69 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ब्रूनर ने वर्तुलाकार पाठ्यचर्या का विचार भी दिया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विषयों को धीरे धीरे अधिक जटिल बनाते हुए पुनः परिचय देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है वॉटसन ने प्रयोग में बच्चा केवल सफ़ेद चूहे से नहीं डरता अपितु सभी सफ़ेद वस्तुओं से भी डरने लगा, ये कारण है क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ है? तो उद्दीपक सामान्यीकरण के कारण ये बच्चा है वो डर रहा है। 71वां प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरचरण सिंह का संबंध है? तो भारोत्तोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। चीन में आयोजित 10वीं विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो निकिता बंसल उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी का चयन कीजिए जिसने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता है? तो देवेंद्र झांझड़िया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलेटिक्स कमीशन में निर्विरोध चुना गया था? तो कृष्णा पूनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75वें प्रश्न की बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अंतरजीत सिंह नरूका का संबंध किससे है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो निशानेबाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है और 76वां प्रश्न है दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो 76वें प्रश्न का पहला ही कथन असत्य हो जाएगा। झुंझुनू निवासी दिव्यकीर्ति सिंह घोड़सवारी से संबंधित है, लेकिन ये झुंझुनू की नहीं जयपुर की निवासी है। बाकी तीनों कथन सत्य है।
77वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 77वां प्रश्न है, वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान का खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है मोना अग्रवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में असम्मिलित चयन आपको करना है। बहुत अच्छा है। तो बजरंग लाल ताकर है वो घुड़सवारी से असत्य कथन हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 79 नंबर प्रश्न है, प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में निम्न में से किस को प्रदान नहीं किया गया था? तो वर्षा सोनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से राजस्थानी में लोक व्यवहार के आधार पर अहमनी नाम से आख्यान काव्य किसने लिखा था? तो डहल जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन चारण साहित्य की नहीं है? तो गुण विजयभ्यः, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लेखक रचना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला करणीदान जस्कर रत्नाकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती है? तो एकांकी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन रचना को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है? तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है जो वेली किशन रोकमणिरी, उसकी जो तुलना की है दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। 85 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, जहां बर्तन बैंक योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। जहां 600 बर्तन लिख रखे हैं, यहाँ 400 बर्तन सेट दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 86 की बात कर लेते हैं। 86वां प्रश्न है, 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की शीर्ष पंचायत कौन सी थी? तो पिंडवाड़ा, साबला, डूंगरपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2025-26 हेतु गठित विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्नलिखित असंगत कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ याचिका एवं सदाचार समिति के संदीप शर्मा हैं वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 17 अप्रैल को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने पोखरण जैसलमेर में रेवेन्यू पावर की 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट संयंत्र का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के अवसर पर किसी व्यक्तिगत श्रेणी में ऑपरेशन परवाज और महिला बीट सिस्टम संचालित करने हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता 2025 प्रदान किया गया था? तो अनिल कुमार बेनीवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न की बात करें तो अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 20 से 22 अप्रैल तक इस चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। दूसरा कथन है, इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में 61 किलोग्राम वर्ग में युद्धवीर सिंह बराड़ ने स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि 90 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही कथन गलत है। 91 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों का कालक्रम को व्यवस्थित आपको करना है। तो यहाँ सबसे पहले खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश और सबसे अंतिम में लोधी वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तुर्क-ए-चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी निर्यात को नियंत्रण करना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर की बात करें तो 94 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम सल्तनतकालीन शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो 95 नंबर प्रश्न है, निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन आपको करना है। पहला कथन है, इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। बात ठीक लग रही है। और दूसरा कथन की बात करें तो नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा भारत में सल्तनतकालीन प्रथम मकबरा माना जाता है। दोनों ही कथन सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। 96 नंबर प्रश्न की बात करें, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला
शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बहलोल लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो गैरीसन शहरों का संस्थापक किसे माना जाता है? 97 नंबर तो गयासुद्दीन बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न की बात करें भारत का प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खान ए जहां तेलगानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से इंडो इस्लामिक शैली की विशेषता थी। इंडो इस्लामिक शैली की विशेषता कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। 100वां प्रश्न है जहां एक तरफ सही सुमलित नहीं है संस्थापक सल्तनतकालीन वंश और उसके संस्थापक में कौन सा सुमलित नहीं है वो आपको बताना है। सैयद वंश खिजर कहाँ सही है? लोदी वंश का बहलोल लोदी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन मामलूक वंश का ये ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आराम शाह ये ऑप्शन सही नहीं है। 101वें प्रश्न की बात करें भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 101वें प्रश्न का सही उत्तर है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 102वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सही सुमलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अदब उल हर्ब मीर मासूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 103वें प्रश्न की बात करें मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में लेकर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो 103वें प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 लाहौर हो जाएगा। 104वें प्रश्न की बात करें किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान को अपने सभी भाइयों के समक्ष व योग्य बताया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। 105वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के देवनागरी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। 106 नंबर प्रश्न की बात करें सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा नगर की स्थापना की थी? तो 1504 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो बाबर ने जौन से भी युद्ध लड़े हैं उनका सही कालक्रम की बात करें सबसे पहले बयाना लड़ा था, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा था, फिर चंदेरी का और फिर घाघरा का युद्ध जो सबसे अंतिम में लड़ा था। सही कालक्रम हो जाएगा। 108वां प्रश्न है तुजुक ए बाबरी में बाबर की किन चित्रकारों का उल्लेख किया गया है? तुजुक ए बाबरी में बाबर ने बिजहाद और शाह मुजफ्फर का जिक्र किया गया है। 109वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 109वां प्रश्न है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 जून 1539। 110वां प्रश्न है निम्न में से शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित स्थापत्य में कौन कौन से जो हैं वो सही है 110 की? तो बात करें तो किला ए कुहान मस्जिद बिल्कुल सही है जो कि पानीपत में है, और रोहतासगढ़ का किला दोनों सही है, ए और बी सही है, जबकि बाग ए नीलोफोर जो कि है वो इनके द्वारा रचित है, यहाँ बनाया गया नहीं है। बात करें 111वां प्रश्न की तो 111वां प्रश्न है अकबर की धार्मिक सामाजिक नीति के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न में जजिया कर की समाप्ति 1564 में अकबर ने की थी, और दास प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध 1579 यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये दोनों कथन सत्य है। 112वें प्रश्न की बात करें अकबर कालीन स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हुमायूं के मकबरे में पहली बार पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही सुमरित हैं। 113वां प्रश्न है अकबर ने किसे सीरी कलम की उपाधि दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्दु समद, यानी कि अबुद समद है उनको ये सीरी की उपाधि दी थी। 114 नंबर प्रश्न की बात करें निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 114 नंबर का सही उत्तर है वो ए और सी कथन सत्य है, इसके अलावा जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। 115वां प्रश्न है ब्रिटिश राजदूत टॉम सरो किस वर्ष जहांगीर के दरबार में यानी कि दरबार में आया था? यानी कि 115वें प्रश्न में बात करें तो 1615 में जहांगीर के दरबार में सर टॉम सरो आए थे और उनकी मुलाकात अजमेर में हुई थी। 116वां प्रश्न है तख्त ए
मुर्शा का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेबालदल खां के नेतृत्व में ये निर्माण किया गया था। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2, वकियात ए बाबरी मिर्ज़ा हैदर दौलत बाग गलत हो जाएगा। इसके अलावा तारीख ए अकबरी आरिफ कंधारी की है, मिस्तफा उल फतू है अमीर खुसरो की है, किताब उल हिंद हसन निजामी की है। 118वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 118वां प्रश्न है, निम्न में से औरंगजेब कालीन स्थापत्य नहीं है, जो औरंगजेब ने नहीं बनाया उसके बारे में आपको बताना है। तो लाल किला है वो औरंगजेब के द्वारा नहीं बनाया गया था। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 119वें की बात करें तो 23 अप्रैल 1679 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, अकबर की माँ का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम था हमीदो बानो। 121वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 122वां प्रश्न है, दरिद्रता की आकृति को मानते हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन ने। 123वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 123वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ इसकी स्थिति है। 123वें प्रश्न की बात करें तो पेरी जो है वो घास के मैदान, स्टेपी, पंपास, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास जो घास के मैदान हैं वो दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपी पेरी उत्तरी अमेरिका में है और स्टेपी यूरोप में। यानी 23वें प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है? तो यहाँ मृत सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 125वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 125वां प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर महासागरों का विस्तार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो 71% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 महान झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर की बात करें तो सबसे पश्चिम है सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो झील। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 127वें प्रश्न की बात करें, किस महासागर के किनारों का सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। 128वें प्रश्न की बात करें, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जहां सूची 1 है और उसमें स्थलाकृति से संबंधित है, जबकि सूची दूसरी जो महाद्वीप से संबंधित है। 128वें प्रश्न की बात करें तो आकागुआ की स्थलाकृति है वो दक्षिणी अमेरिका में है। इसके अलावा मेसेटा की जो आकृति है वो यूरोप में है, जबकि सेरेनगेटी मैदान है वो अफ्रीका में है। गिब्सन डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 129वें की बात करें, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो तस्मान सागर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। 130वां प्रश्न है, विश्व के महासागरों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको बताना है। महासागरों का अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर पहले का BDCA ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 का। 131वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है? 131 की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चैलेंजर कटक स्थित है। 132वां प्रश्न है, यूरोपीय यानी कि यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें स्वीडन को फियोर्ड तटों का देश भी कहा जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों कथन सही है। 133वां प्रश्न है, ब्लैक करंट के रूप में किस धारा को जाना जाता है? ब्लैक करंट के रूप में किस धारा को जाना जाता है? 133वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ क्यूरोसियो की धारा है जो कि ब्लैक करंट के नाम से जानी जाती है। 134वां प्रश्न है, महासागरीय धाराओं और उनकी उत्पत्ति करने वाले प्रमुख कारक के बारे में आपको बताना है। 134 के प्रश्न की बात करें तो यहाँ ग्रही पवनें, महासागरीय जल में तापमान में अंतर, महासागरीय जल में लवणता का अंतर, ये तीनों कथन सत्य है। 134 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 135वें प्रश्न की बात करें, विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय पारस 16 मीटर पाया जाता है, कहाँ तक सबसे ऊंची ज्वारीय है? तो
बिस्के की खाड़ी फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 135 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी जो कनाडा में है, वहाँ सबसे ऊंची ज्वारी है जो ज्वार भाटा आता है। 136वां प्रश्न है, सूर्य का ज्वार उत्पादन बल कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की तुलना में लगभग आधा मात्र होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है और सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण है उसको ज्वारीय बल चंद्रमा से आधा हो जाएगा। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित असत्य कथन आपको बताना है और 137वें प्रश्न का सही उत्तर है वो पहला ही कथन असत्य हो जाएगा। महासागरीय धारा को वॉट में नापा जाता है, पहला कथन ही असत्य हो जाएगा, इसके अलावा सभी कथन सत्य हैं। 138वां प्रश्न है, ग्रांड बैंक जिनके संगम से लाभान्वित होता है वो है लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा से ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्न में से कौन से कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट को विलंब को उत्तरदायी है? तो कौन कौन से वो कारक हैं वो उत्तरदायी है? तो आप सब जानते होंगे, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, ये दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी है। 140वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से गर्म जलधारा नहीं है, यानी कि जो ठंडी जलधारा है उनके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेरू की धारा ठंडी जलधारा है और एक फोकलैंड की धारा है, ये ठंडी धारा है। बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 141वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 141वां प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो केप हॉर्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। 142वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सूची 1 और 2 है, जहाँ एक तरफ महासागरीय धाराएं और उनके नाम आपको बताने हैं। तो इस 142वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। A का 1 अलगुहास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में, हेम्बोल्ट की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जबकि अलास्का की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में और बेंगुला की धारा दक्षिणी अंध महासागर में सही ऑप्शन हो जाएगा। 143वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 143 नंबर प्रश्न है, गर्म महासागरीय धारा निम्न एवं मध्य अक्षांशों में बहती है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर यह बहती है। 144वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। शीतल एवं गर्म महासागरीय जलधाराओं का मिलन होता है, महासागरीय जलों की उथली गहराई है, मत्स्य पतनों की सीमांत है और वहनशील प्लेकंटों की प्रचुर मात्रा है। इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 145वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 145वां प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाप्लास इसका सही उत्तर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? तो 146वें प्रश्न का सही उत्तर है वो बृहत ज्वार कहलाता है। 147वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 147वां प्रश्न है, सामान्यतः दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य का अंतराल कितना होता है? तो दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य जो अंतर होता है वो 7 दिन का होता है। 148वां प्रश्न है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? तो इस को ज्वारीय पारस कहा जाता है। 149वां प्रश्न है और बात करें 149वें प्रश्न की, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार कैसा होगा? तो आप सब जानते हैं दीर्घ ज्वार आएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वार की उत्पत्ति के संबंधित प्रमुख कारण नहीं है? तो 150वें प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल है वो ज्वार भाटे की उत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये थे वो 150 प्रश्न जो कलाम एकेडमी द्वारा माइनर टेस्ट नंबर 3 SST में पूछा गया था। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।